नमस्ते दोस्तों। क्या आप धूप में एक कागज का टुकड़ा जला सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन अगर मैं आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास दूं तो क्या होगा? आप उस ग्लास को कागज के ऊपर रखेंगे और कुछ ही देर में सूरज की बिखरी हुई किरणें एक बिंदु पर केंद्रित होंगी और वो कागज धधक उठेगा। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। ये शक्ति है, फोकस की शक्ति। हमारा दिमाग भी सूरज की तरह ही है, ऊर्जा और क्षमता से भरपूर। लेकिन ज्यादातर समय हमारी ये मानसिक ऊर्जा हजारों अलग-अलग दिशाओं में बिखरी रहती है। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, काम का तनाव, भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा। हम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं और अंत में कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। हम उस कागज को जलाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमारे पास वो मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता जो हमारी सारी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर सके। ए सुमन की किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस यही मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये किताब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लिबरेटिंग सच बताती है। फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा या सुपर पावर नहीं है। ये एक स्किल है, एक कला है, एक मांसपेशी की तरह, जिसे कोई भी कहीं भी कभी भी प्रशिक्षित कर सकता है और विकसित कर सकता है। आज की इस भाग दौड़ भरी, विकर्षणों से भरी दुनिया में फोकस करना दुर्लभ है और इसीलिए ये बहुत मूल्यवान है। जो व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाता है, वो असल में अपनी जिंदगी को नियंत्रित करना सीख जाता है। ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के टिप्स और ट्रिक्स के बारे में नहीं है। ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को समझने, हमारी आदतों की इंजीनियरिंग को बदलने और एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जहां हम अपने लक्ष्यों को केवल हासिल ही नहीं करते, बल्कि उस प्रक्रिया का आनंद भी लेते हैं। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम आज के डिजिटल युग के गुलाम बनने के बजाय उसके मालिक बन सकते हैं। ये हमें बताती है कि कैसे हम मल्टीटास्किंग के मिथक से बाहर निकलकर डीप वर्क की शक्ति को अपना सकते हैं और कैसे हम माइंडफुलनेस और ध्यान जैसी प्राचीन तकनीकों का उपयोग करके अपने मन को शांत और केंद्रित बना सकते हैं। इस यात्रा की शुरुआत एक कहानी से होती है, एक ऐसी कहानी जो हम सब ने सुनी है, लेकिन शायद उसके गहरे अर्थ को नहीं समझा। ये कहानी है महाभारत के महान योद्धा अर्जुन की। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को पेड़ पर बैठी लकड़ी की चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा, तो उन्होंने सबसे एक ही सवाल पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? किसी ने कहा, मुझे पेड़, पत्ते और चिड़िया दिख रही है। किसी ने कहा, मुझे चिड़िया और उसकी आंख दिख रही है। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो उनका जवाब अलग था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। यही फोकस है, अपने लक्ष्य के अलावा बाकी सब धुंधला हो जाना। आज हमारी दुनिया में हजारों पेड़, लाखों पत्ते और करोड़ों चिड़ियां हैं जो हमारा ध्यान खींचने के लिए चिल्ला रही हैं। इस शोर में अपनी चिड़िया की आंख को पहचानना और उस पर टिके रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ये किताब हमें वही अर्जुन बनने की कला सिखाती है, अपने जीवन के युद्ध क्षेत्र में अपने लक्ष्य पर अडिग, अपने ध्यान में अचल। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और सीखते हैं फोकस की कला, जो न केवल आपके काम करने के तरीके को बदलेगी, बल्कि आपके जीने के तरीके को भी हमेशा के लिए बदल देगी। फोकस की कला में महारत हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानना होगा। और आज के युग में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारी जेब में ही रहता है, हमारा स्मार्टफोन। ए सुमन की किताब हमें बताती है कि हम एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में जी रहे हैं जहां हमारी सबसे कीमती संपत्ति यानी हमारा ध्यान, अटेंशन, लगातार हमले में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़ ऐप्स और स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ये सभी हमारी अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं और उन्होंने इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारे दिमाग के सबसे गहरे मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया है। इस खेल को समझने के लिए हमें एक केमिकल को समझना होगा, डोपामिन। डोपामिन को अक्सर खुशी का केमिकल कहा जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। डोपामिन असल में प्रेरणा का केमिकल है। यह हमें किसी इनाम की उम्मीद में एक्शन लेने के लिए उकसाता है। जब आप सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट करते हैं और उस पर एक लाइक आता है, तो आपके दिमाग में डोपामिन का एक छोटा सा हिट रिलीज होता है। ये एक छोटा सा इनाम है। जब आप एक 15 सेकंड की रील देखते हैं, तो ये एक और छोटा इनाम है। इन प्लेटफॉर्म्स को इसी तरह डिजाइन किया गया है कि वे हमें लगातार छोटे छोटे अप्रत्याशित इनाम देते रहें, ठीक एक स्लॉट मशीन की तरह। आप कभी नहीं जानते कि अगली रील में क्या होगा या अगली नोटिफिकेशन कब आएगी। ये अनिश्चितता हमें और भी ज्यादा आदी बनाती है।
इस प्रक्रिया को डोपामिन लूप या डोपामिन ट्रैप कहते हैं। हम तुरंत संतुष्टि यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो जाते हैं। हमारा दिमाग ये सीख जाता है कि बिना किसी खास मेहनत के बस स्क्रीन पर उंगली फेराकर ही उसे खुशी के छोटे छोटे डोज मिल सकते हैं। इसका नतीजा बहुत खतरनाक होता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग इन आसान इनामों के प्रति असंवेदनशील हो जाता है। उसे वही खुशी पाने के लिए और ज्यादा स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ने लगती है। अब सोचिए, जब आप कोई महत्वपूर्ण काम करने बैठते हैं, जैसे कोई किताब पढ़ना, किसी प्रोजेक्ट पर काम करना या कोई नई स्किल सीखना, इन कामों में मेहनत लगती है और इनका इनाम तुरंत नहीं मिलता। एक किताब खत्म करने की संतुष्टि आपको कई घंटों या दिनों की मेहनत के बाद मिलेगी। आपके डोपामीन आदि दिमाग को ये काम बहुत बोरिंग और मुश्किल लगता है। उसे तो हर कुछ सेकंड में एक नया इनाम चाहिए। इसलिए वो आपको उकसाता है कि इस बोरिंग काम को छोड़ो और चलो फोन उठाते हैं, जहां मजा तुरंत मिलेगा। यहीं से टाल-मटोल और भटकाव का चक्र शुरू होता है। ये सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, ये एक जैविक लड़ाई है जिसे हम हर रोज लड़ रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के सबसे होशियार इंजीनियरों और मनोवैज्ञानिकों को काम पर रखती हैं, ताकि वे ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकें जो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर सकें। वे जानते हैं कि हमारा ध्यान ही उनकी करेंसी है। तो इस जाल से कैसे निकलें? पहला कदम है जागरूकता। आपको ये समझना होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको अपने ट्रिगर्स को पहचानना होगा। वो कौन से पल होते हैं जब आप बिना सोचे समझे अपना फोन उठा लेते हैं? क्या ये तब होता है जब आप बोर हो रहे होते हैं या जब आप किसी मुश्किल काम का सामना कर रहे होते हैं? दूसरा कदम है डिजिटल डिटॉक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से छोड़ दें। इसका मतलब ये है सचेत रूप से उससे दूरी बनाना। दिन में कुछ ऐसे समय निर्धारित करें जब आप अपने फोन को बंद करके रख देंगे। अपने फोन से गैर जरूरी ऐप्स और नोटिफिकेशंस को हटा दें। अपने बेडरूम को एक टेक फ्री जोन बनाएं। ये छोटे छोटे कदम आपके दिमाग को फिर से रीसेट करने और आसान डोपामीन पर उसकी निर्भरता को कम करने में मदद करेंगे। जब आप अपने डोपामीन सिस्टम पर नियंत्रण वापस पा लेते हैं, तो आप उन कामों पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता को फिर से हासिल कर लेते हैं जो वास्तव में आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। हमारे डिजिटल दुश्मन डोपामाइन ट्रैप को समझने के बाद हमें एक और बड़े दुश्मन का सामना करना होगा जो हमारी प्रोडक्टिविटी को अंदर से खोखला कर देता है। ये एक ऐसा मिथक है जिसे हमारी आधुनिक संस्कृति ने एक गुण की तरह महिमा मंडित किया है। ये है मल्टीटास्किंग का मिथक, द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। हम अक्सर उन लोगों से प्रभावित होते हैं जो कहते हैं, मैं एक साथ कई काम कर सकता हूं। हमें लगता है कि ये दक्षता और प्रतिभा की निशानी है। कई जॉब विज्ञापनों में भी इसे एक आवश्यक स्किल के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है, लेकिन विज्ञान और मनोविज्ञान हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस इस मिथक को तोड़ती है और हमें दिखाती है कि मल्टीटास्किंग असल में हमारी फोकस करने की क्षमता को कैसे नष्ट कर देती है। सच तो यह है कि हमारा दिमाग एक साथ कई कामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बना ही नहीं है। जब हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो असल में हम टास्क स्विचिंग कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर कूद रहा होता है। ये स्विच इतना तेज होता है कि हमें लगता है कि हम सब कुछ एक साथ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार जब हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, तो हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है। इस कीमत को स्विच कॉस्ट कहते हैं। ये वो मानसिक ऊर्जा और समय है जो हमारे दिमाग को एक काम से ध्यान हटाकर दूसरे काम पर फिर से केंद्रित करने में लगता है। ये स्विच कॉस्ट भले ही कुछ मिलीसेकंड की हो, लेकिन दिन भर में जब हम सैकड़ों बार ऐसा करते हैं, तो ये जुड़कर एक बहुत बड़ा नुकसान बन जाती है। मल्टीटास्किंग के कई विनाशकारी प्रभाव हैं: उत्पादकता में कमी, गलतियों में वृद्धि, तनाव में वृद्धि, रचनात्मकता में कमी और याददाश्त पर असर। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है मोनोटास्किंग या सिंगल टास्किंग, यानी एक समय में केवल एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप एक काम को अपना पूरा अविभाजित ध्यान देते हैं, तो आप एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हैं जिसे फ्लो कहा जाता है। ये वो अवस्था है जहां आप अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, समय का एहसास खो देते हैं और अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हैं। मोनोटास्किंग को अपने जीवन में लागू करने के लिए आप टाइम ब्लॉकिंग जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। अपने दिन को अलग अलग टाइम ब्लॉक्स में विभाजित करें और हर ब्लॉक को एक विशिष्ट कार्य के लिए समर्पित करें। जब आप उस ब्लॉक में हो, तो केवल उसी कार्य पर काम करें। सभी सूचनाएं बंद कर दें, अनावश्यक टैब बंद कर दें और अपने दिमाग को केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कुछ प्रकार की मल्टीटास्किंग संभव है, जैसे चलते समय पॉडकास्ट सुनना।
ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें से एक कार्य चलना स्वचालित है और उसे सचेत ध्यान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब दो या दो से अधिक कार्यों को आपके सचेत ध्यान की आवश्यकता होती है, तो मल्टीटास्किंग हमेशा एक मिथक ही रहेगी। इस मिथक को तोड़ना और एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने की कला को अपनाना ही आपकी प्रोडक्टिविटी और मानसिक शांति को अनलॉक करने की कुंजी है। अब जब हमने अपने बाहरी और भीतरी दुश्मनों, विकर्षणों और मल्टीटास्किंग के मिथक को पहचान लिया है, तो अब समय है अपने सबसे शक्तिशाली हथियार को तेज करने का। ये हथियार है हमारा अपना मन। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस हमें सिखाती है कि फोकस की कला का आधार है माइंडफुलनेस और आत्म जागरूकता। ये केवल आध्यात्मिक शब्द नहीं है, बल्कि ये व्यवहारिक मानसिक उपकरण हैं जो हमें अपने ध्यान पर नियंत्रण वापस पाने में मदद करते हैं। माइंडफुलनेस क्या है? सरल शब्दों में माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना और अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बिना किसी निर्णय के देखना। ये हमारे दिमाग के लिए एक जिम की तरह है। हर बार जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने फोकस की मांसपेशी को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से भटकता है। ये अतीत की यादों और भविष्य की योजनाओं के बीच कूदता रहता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें इस भटकाव के प्रति जागरूक होना सिखाता है। जब हम देखते हैं कि हमारा मन भटक गया है, तो हम धीरे से, बिना खुद को कोसे, उसे वापस वर्तमान क्षण में ले आते हैं। ये सरल क्रिया, भटकना, जागरूक होना और वापस लाना, ही ध्यान का सार है। माइंडफुलनेस हमें दो प्रकार के फोकस के बीच अंतर करना भी सिखाती है: एक्टिव फोकस और ऑटोमेटिक फोकस। ऑटोमेटिक फोकस तब होता है जब हमारा ध्यान किसी बाहरी उत्तेजना, जैसे कि फोन की घंटी या एक जोरदार आवाज द्वारा खींचा जाता है। ये एक प्रतिक्रियात्मक अवस्था है जहां हम अपने ध्यान के नियंत्रण में नहीं होते। एक्टिव फोकस तब होता है जब हम सचेत रूप से ये चुनते हैं कि हमें अपना ध्यान कहाँ लगाना है। ये एक जानबूझकर और नियंत्रित अवस्था है। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमारे एक्टिव फोकस को मजबूत करता है। ये हमें ऑटोमेटिक फोकस के जाल में फंसने से बचाता है और हमें अपने ध्यान का मालिक बनाता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने का सबसे सीधा तरीका है सांस पर ध्यान देना, माइंडफुल ब्रीथिंग। ये एक प्राचीन लेकिन अविश्वसनीय तरीका है। ये एक प्राचीन लेकिन अविश्वसनीय तकनीक है। बस कुछ मिनटों के लिए एक शांत जगह पर बैठ जाएं और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस को अंदर आते और बाहर जाते हुए महसूस करें। जब आपका मन भटके, जो कि वो निश्चित रूप से भटकेगा, तो बस इसे नोटिस करें और धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आएं। ये अभ्यास आपके शरीर को शांत करता है और आपके मन को वर्तमान क्षण में लंगर डालता है। माइंडफुलनेस का एक और पहलू है आत्म जागरूकता। ये अपनी आंतरिक दुनिया को समझने की क्षमता है। हमारे मूल्य क्या हैं, हमें क्या प्रेरित करता है और हमारी भावनाएं कहाँ से आती हैं। जब हम आत्म जागरूक होते हैं, तो हम अपने व्यवहार के पीछे के कारणों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम ये पहचान सकते हैं कि हम किसी काम को क्यों टाल रहे हैं। क्या ये असफलता के डर के कारण है, या इसलिए क्योंकि वो काम हमारे मूल्यों के साथ मेल नहीं खाता। अपने मूल मूल्यों को पहचानना फोकस के लिए एक शक्तिशाली अंकर है। जब आप जानते हैं कि आपके लिए जीवन में क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आसान हो जाता है और उन चीजों को ना कहना आसान हो जाता है जो इन मूल्यों का समर्थन नहीं करती। आपके मूल्य आपके लिए एक आंतरिक कंपस की तरह काम करते हैं, जो आपको विकर्षणों के समुद्र में सही दिशा दिखाते हैं। माइंडफुलनेस और आत्म जागरूकता हमें अपने विचारों और भावनाओं से एक स्वस्थ दूरी बनाना सिखाती है। हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो चेतना है जो उन विचारों को देख रही है। ये एहसास हमें मानसिक स्वतंत्रता देता है। हम अब अपने हर विचार या भावना के साथ बह नहीं जाते। हम उन्हें आते जाते बादलों की तरह देख सकते हैं, ये जानते हुए कि हमारा सच्चा स्वयं उस शांत नीले आकाश की तरह है जो हमेशा मौजूद रहता है। यही मानसिक स्पष्टता और शांति है जो गहरे और निरंतर फोकस की नींव रखती है। माइंडफुलनेस और आत्म जागरूकता की नींव रखने के बाद अब समय है उन व्यावहारिक रणनीतियों को सीखने का जो हमें अपने दैनिक जीवन में फोकस बनाए रखने में मदद करेंगी। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस हमें केवल दर्शन नहीं सिखाती, बल्कि ये हमें एक टूल बॉक्स भी देती है, जिसमें ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग हम अपनी एकाग्रता को तेज करने और अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इनमें से एक सबसे प्रसिद्ध और प्रभावी तकनीक है पोमोडोरो टेक्निक।
ये तकनीक इस विचार पर आधारित है कि हमारा दिमाग लंबे समय तक लगातार उच्च स्तर का फोकस बनाए नहीं रख सकता। इसके बजाय ये छोटे तीव्र अंतरालों में सबसे अच्छा काम करता है। पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग कैसे करें? एक कार्य चुनें जिस पर आप काम करना चाहते हैं। एक टाइमर को 25 मिनट के लिए सेट करें। उस 25 मिनट के दौरान केवल उसी एक कार्य पर काम करें। कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई अन्य विकर्षण नहीं। जब टाइमर बजे तो अपने काम पर एक निशान लगाएं और 5 मिनट का एक छोटा ब्रेक लें। इस ब्रेक के दौरान उठें, स्ट्रेचिंग करें, पानी पिएं या कुछ भी ऐसा करें जो आपके काम से संबंधित ना हो। 4 पोमोडोरो के बाद यानी 25 मिनट के 4 सत्र के बाद 15 से 30 मिनट का एक लंबा ब्रेक लें। ये टेक्निक कई कारणों से काम करती है। सबसे पहले 25 मिनट का लक्ष्य इतना छोटा और प्रबंधनीय लगता है कि ये टालमटोल को कम करता है। दूसरा, ये आपको एक समय सीमा देता है जो आपको केंद्रित रहने के लिए मजबूर करता है। और तीसरा, नियमित ब्रेक आपके दिमाग को रिचार्ज होने और थकान से बचाने में मदद करते हैं। एक और शक्तिशाली रणनीति है अपने दिन की योजना बनाना। जब आप अपने दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करते हैं, तो आप दूसरों की प्राथमिकताओं और विकर्षणों का शिकार हो जाते हैं। हर सुबह या उससे भी बेहतर, हर रात सोने से पहले अपने अगले दिन के लिए अपनी शीर्ष 3 से 5 प्राथमिकताओं को लिखें। ये आपको स्पष्टता देता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप अपना समय और ऊर्जा उन कामों पर खर्च कर रहे हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इसी से जुड़ी एक और तकनीक है टाइम ब्लॉकिंग। अपने कैलेंडर में विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट समय ब्लॉक करें, ठीक वैसे ही जैसे आप एक मीटिंग के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, आप सुबह 9 से 11 बजे तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम करें के लिए एक ब्लॉक बना सकते हैं। जब आप अपने समय को इस तरह से ब्लॉक करते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये संकेत दे रहे होते हैं कि ये समय पवित्र है और इसे किसी और चीज से बाधित नहीं किया जाना चाहिए। फोकस बनाए रखने के लिए अपनी शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी बात की है, आपका दिमाग आपके शरीर का हिस्सा है। हाइड्रेटेड रहें। निर्जलीकरण भी एकाग्रता को कम कर सकता है। दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। पौष्टिक भोजन करें। भारी और अस्वस्थकर भोजन आपको सुस्त बना सकता है। हल्के और पौष्टिक भोजन चुनें जो आपके दिमाग को ऊर्जा दें। नियमित व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधि मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है और फोकस को तेज करती है। पर्याप्त नींद लें। नींद की कमी फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन है। सुनिश्चित करें कि आप हर रात 7 से 8 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद ले रहे हों। और अंत में सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें। अपने दिन की शुरुआत ये कहकर करें कि मैं केंद्रित और प्रदर्शनकारी हूं। ये आपके दिमाग को सफलता के लिए तैयार करता है। और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए कल्पना करें। यह आपके आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ाता है। ये सभी तकनीक आपके फोकस के टूल बॉक्स का हिस्सा हैं। उन्हें आजमाएं, देखें कि आपके लिए क्या काम करता है और उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। याद रखें, फोकस एक कला है और हर कला की तरह इसमें भी सही उपकरणों और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। अब तक हमने अपने फोकस को बेहतर बनाने के लिए आंतरिक और बाहरी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां फोकस की कला का अभ्यास करना आवश्यक है, और वो है हमारा डिजिटल जीवन। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां विकर्षण केवल एक क्लिक की दूरी पर है। अगर हम अपने डिजिटल उपकरणों को सचेत रूप से प्रबंधित करना नहीं सीखते हैं, तो वे हमारी सबसे कीमती संपत्ति, हमारा ध्यान, चुरा लेंगे। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस हमें एक डिजिटल गुलाम बनने से बचने और एक डिजिटल मास्टर बनने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसका पहला कदम है अपने डिजिटल माहौल को साफ करना, डिक्लटरिंग योर डिजिटल एनवायरनमेंट। जैसे एक बिखरा हुआ भौतिक डेस्क आपके फोकस को बाधित करता है, वैसे ही एक बिखरा हुआ डिजिटल डेस्कटॉप या स्मार्टफोन भी करता है। अपने डेस्कटॉप को साफ करें। अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप से उन सभी फाइल्स और शॉर्टकट्स को हटा दें जिनकी आपको नियमित रूप से जरूरत नहीं है। एक साफ डेस्कटॉप एक शांत दिमाग को बढ़ावा देता है। अपने ऐप्स को व्यवस्थित करें। अपने स्मार्टफोन की होम स्क्रीन से उन सभी ऐप्स को हटा दें जो विकर्षण का स्रोत हैं, खासकर सोशल मीडिया ऐप्स। उन्हें एक फोल्डर में दूसरी या तीसरी स्क्रीन पर रखें।
ये उन्हें खोलने के लिए एक अतिरिक्त कदम जोड़ता है, जिससे आपको ये सोचने का मौका मिलता है कि क्या मुझे सच में इसे अभी खोलने की जरूरत है। गैर जरूरी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें। उन सभी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं। जितने कम ऐप्स होंगे उतने ही कम विकर्षण होंगे। दूसरा और सबसे शक्तिशाली कदम है नोटिफिकेशंस को नियंत्रित करना। हर एक नोटिफिकेशन, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपके फोकस को तोड़ती है और आपके दिमाग को डोपामीन की एक छोटी सी खुराक देती है, जिससे आप और ज्यादा के लिए लालायित होते हैं। लगभग सभी नोटिफिकेशंस बंद कर दें। अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं और उन सभी ऐप्स के लिए पुश नोटिफिकेशंस बंद कर दें जो बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपको वास्तव में कितनी कम नोटिफिकेशंस की आवश्यकता है। बैच प्रोसेसिंग का उपयोग करें। ईमेल और संदेशों का तुरंत जवाब देने के बजाय दिन में कुछ विशिष्ट समय निर्धारित करें जब आप उन्हें चेक करेंगे और उनका जवाब देंगे। उदाहरण के लिए सुबह 11 बजे और शाम 4 बजे। ये आपको बाकी समय बिना किसी रुकावट के काम करने की अनुमति देता है। तीसरा कदम है डिजिटल सीमाओं का निर्माण करना, क्रिएटिंग डिजिटल बाउंड्रीज। अपने घर में कुछ क्षेत्रों को नो फोन जोन घोषित करें, जैसे डाइनिंग टेबल और बेडरूम। ये आपको अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने और बेहतर नींद लेने में मदद करेगा। डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास करें। नियमित रूप से टेक्नोलॉजी से ब्रेक लें। ये एक शाम, पूरा दिन, यहां तक कि पूरा सप्ताह भी हो सकता है। ये आपके दिमाग को रीसेट करने और वास्तविक दुनिया से फिर से जुड़ने का एक शानदार तरीका है। अगली बार जब आप लाइन में इंतजार कर रहे हों या ट्रैफिक में फंसे हों, तो अपना फोन निकालने के बजाय बस अपने विचारों के साथ बैठें या अपने आसपास की दुनिया का निरीक्षण करें। ये स्ट्रैटेजीज आपको अपने डिजिटल जीवन पर नियंत्रण वापस पाने में मदद करेंगी। ये एक सतत लड़ाई है, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीतना आपके मानसिक स्वास्थ्य, आपकी उत्पादकता और आपकी समग्र खुशी के लिए आवश्यक है। जब आप अपने डिजिटल उपकरणों के मालिक बन जाते हैं, न कि उनके गुलाम, तो आप फोकस की कला में एक और स्तर ऊपर उठ जाते हैं। अब तक हमने फोकस को एक व्यक्तिगत कौशल के रूप में देखा है, एक ऐसी क्षमता जिसे हम अपने मन को प्रशिक्षित करके और अपने माहौल को नियंत्रित करके विकसित कर सकते हैं। लेकिन फोकस का एक और गहरा और शक्तिशाली रूप है, जो तब प्रकट होता है जब हम अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं। इस अवस्था को डीप वर्क कहा जाता है। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस हमें सिखाती है कि डीप वर्क की क्षमता विकसित करना आज की ज्ञान अर्थव्यवस्था यानी नॉलेज इकोनॉमी में सफल होने के लिए सबसे मूल्यवान कौशलों में से एक है। डीप वर्क क्या है? ये विकर्षण मुक्त एकाग्रता की अवस्था में की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियां हैं, जो आपकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को उनकी सीमा तक धकेलती हैं। ये प्रयास नया मूल्य बनाते हैं, आपके कौशल में सुधार करते हैं और इन्हें दोहराना मुश्किल होता है। सरल शब्दों में डीप वर्क का मतलब है बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से एक ही मुश्किल काम पर ध्यान केंद्रित करना। इसके विपरीत है शैलो वर्क। ये वे गैर संज्ञानात्मक रूप से मांग वाले लॉजिस्टिक स्टाइल के कार्य हैं जो अक्सर विकर्षण की स्थिति में किए जाते हैं। ये प्रयास दुनिया में बहुत नया मूल्य नहीं बनाते हैं और इन्हें दोहराना आसान होता है। ईमेल का जवाब देना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना और मीटिंग्स में शामिल होना, ये सभी शैलो वर्क के उदाहरण हैं। समस्या ये है कि हमारी आधुनिक कार्य संस्कृति हमें लगातार शैलो वर्क की ओर धकेलती है। हम व्यस्तता को उत्पादकता समझने की गलती करते हैं। हम अपना दिन ईमेल और मीटिंग्स में बिताते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि हमने वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण क्यों नहीं हासिल किया। डीप वर्क क्यों महत्वपूर्ण है? यह आपको तेजी से सीखने में मदद करता है। जब आप किसी चीज पर गहनता से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उसे ज्यादा तेजी से और ज्यादा गहराई से सीखते हैं। यह आपको उच्च गुणवत्ता वाला काम करने में मदद करता है। डीप वर्क ही वो अवस्था है जहां आप अपना सर्वश्रेष्ठ, सबसे रचनात्मक और सबसे मूल्यवान काम करते हैं। यह आपको संतुष्टि देता है। डीप वर्क की अवस्था में काम करना एक गहरा संतोषजनक अनुभव है। यह हमें फ्लो की स्थिति में ले जाता है, जहां हम अपने काम में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं और समय का एहसास खो देते हैं। तो हम अपने जीवन में डीप वर्क को कैसे शामिल कर सकते हैं? इसके लिए 3 मुख्य चरणों की आवश्यकता है। पहला चरण है विकर्षणों को हटाना। डीप वर्क के लिए एक विकर्षण मुक्त वातावरण अनिवार्य है। एक शांत जगह चुनें जहां आपको कोई परेशान न करे। अपना फोन बंद कर दें, ईमेल और सोशल मीडिया टैब बंद कर दें और अपने सहकर्मियों को बता दें कि आपको कुछ घंटों के लिए परेशान ना किया जाए। यह आपका पवित्र समय है।
दूसरा चरण है समय निर्धारित करना। अपने कैलेंडर में डीप वर्क के लिए नियमित समय ब्लॉक करें। यह हर दिन 1 घंटा हो सकता है या हफ्ते में कुछ लंबे सत्र हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस समय को एक महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट की तरह मानें, जिसे टाला नहीं जा सकता। इस दौरान केवल आप और आपका काम होना चाहिए। तीसरा चरण है धैर्य रखना। डीप वर्क एक कौशल है जिसे विकसित होने में समय और अभ्यास की जरूरत होती है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, आपका मन भटकने की कोशिश करेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसका आनंद लेना शुरू कर देंगे। जब आप गहरी केंद्रित सोच में डूबते हैं तो ये न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। ये आपके मन को शांत करता है और आपको एक अनूठी ऊर्जा से भर देता है। डीप वर्क केवल एक तकनीक नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। यह आपको सिखाता है कि अपनी ऊर्जा और समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। यह आपको आत्म सुधार का मार्ग दिखाता है। यदि आप अपने जीवन में गहराई लाना चाहते हैं तो डीप वर्क को अपनाएं। ये न केवल आपको सफल बनाएगा, बल्कि आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगा जो अपने विचारों और कार्यों से दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। फोकस की कला में महारत हासिल करने का मतलब केवल विकर्षणों को दूर करना और गहरी एकाग्रता में काम करना ही नहीं है। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है ये जानना कि हमें अपना फोकस लगाना कहाँ है। बिना एक स्पष्ट दिशा के फोकस की सारी शक्ति व्यर्थ है। ये एक लेजर बीम की तरह है जिसे बिना किसी लक्ष्य के अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया हो। यहीं पर लक्ष्य निर्धारण यानी गोल सेटिंग की कला काम आती है। मास्टरी आर्ट ऑफ फोकस हमें सिखाती है कि स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य हमारे ध्यान के लिए एक चुंबक की तरह काम करते हैं। वे हमें एक दिशा देते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करें जो वास्तव में मायने रखती हैं। जब आपके पास एक सम्मोहक लक्ष्य होता है तो विकर्षणों को ना कहना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक बड़े हाँ के लिए जीने के लिए होता है। लेकिन सभी लक्ष्य समान नहीं बनाए जाते हैं। एक प्रभावी लक्ष्य बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। एक, स्पष्टता और विशिष्टता यानी क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी। आपके लक्ष्य अस्पष्ट नहीं होने चाहिए। मैं और ज्यादा सफल होना चाहता हूं, ये एक इच्छा है, लक्ष्य नहीं। एक लक्ष्य स्पष्ट और मापने योग्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अगले 6 महीनों में अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक 20% तक बढ़ाना चाहता हूं, जिसके लिए मैं हर हफ्ते 2 उच्च गुणवत्ता वाले ब्लॉग पोस्ट लिखूंगा। ये लक्ष्य स्पष्ट है, मापने योग्य है और इसमें कार्य योजना भी शामिल है। अपने वैल्यूज के साथ संरेखण यानी अलाइनमेंट विद वैल्यूज। सबसे शक्तिशाली लक्ष्य वे होते हैं जो आपके मूल मूल्यों के साथ जुड़े होते हैं। यदि आपका एक मूल मूल्य है सीखना, तो एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको एक नई स्किल सीखने के लिए चुनौती दे। यदि आपका मूल्य है परिवार, तो एक लक्ष्य बनाएं जो आपको उनके साथ अधिक गुणवत्ता वाला समय बिताने की अनुमति दे। जब आपके लक्ष्य आपके गहरे क्यों से जुड़े होते हैं, तो आपकी प्रेरणा अटूट हो जाती है। लक्ष्य को टुकड़ों में तोड़ना यानी ब्रेकिंग डाउन गोल्स। बड़े लक्ष्य अक्सर डरावने और भारी लग सकते हैं, जिससे टालमटोल पैदा होती है। इसका समाधान है अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ना। यदि आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है, तो आपका दैनिक लक्ष्य एक पैराग्राफ लिखना या 15 मिनट के लिए रिसर्च करना हो सकता है। ये छोटे कदम कम डरावने लगते हैं और गति बनाने में मदद करते हैं। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना यानी फोकसिंग ऑन द प्रोसेस। अंतिम परिणाम पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको वहां ले जाएगी। आप परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी सफलता को इस बात से मापें कि क्या आपने आज वो किया जो आपने करने की योजना बनाई थी। जब आप प्रक्रिया का आनंद लेना सीख जाते हैं तो यात्रा खुद ही एक इनाम बन जाती है। विजन और एंटी विजन यानी विजन एंड एंटी विजन। एक स्पष्ट विजन बनाना महत्वपूर्ण है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आपका जीवन कैसा दिखेगा, इसे विस्तार से कल्पना कीजिए। लेकिन साथ ही एक एंटी विजन बनाना भी उतना ही शक्तिशाली हो सकता है। सोचिए कि अगर आप अपने लक्ष्यों पर काम नहीं करते हैं तो 5 साल में आपका जीवन कैसा दिखेगा। ये नकारात्मक प्रेरणा एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकती है जो आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। एक प्राथमिकता यानी वन प्रायोरिटी। एक ही समय में बहुत सारे लक्ष्यों का पीछा करने की कोशिश ना करें, यह आपके फोकस को बिखेर देगा। हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने के लिए अपनी एक सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता चुनें। ये वो एक चीज है जिसे पूरा करने से बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा। लक्ष्य निर्धारण केवल एक सूची बनाने के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन के लिए एक रोड मैप बनाने के बारे में है।
ये सचेत रूप से ये तय करने के बारे में है कि आप कौन बनना चाहते हैं और आप वहां कैसे पहुंचेंगे। जब आपके पास ये स्पष्टता होती है तो आपका फोकस एक लेजर की तरह तेज हो जाता है, जो किसी भी बाधा को काटने और आपके सपनों को हकीकत में बदलने में सक्षम होता है। फोकस की कला में महारत हासिल करने की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है। ये केवल कुछ तकनीकों को सीखने और उन्हें लागू करने के बारे में नहीं है। ये एक मानसिकता, एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के बारे में है, जो आपको लगातार सीखने, अनुकूलन करने और अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए प्रेरित करता है। ग्रोथ माइंडसेट का विचार स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक के काम से आता है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि हमारी प्रतिभाएं और क्षमताएं पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि उन्हें समर्पण और कड़ी मेहनत से विकसित किया जा सकता है। इसके विपरीत है फिक्स्ड माइंडसेट, जो ये मानता है कि हमारी क्षमताएं जन्मजात और स्थिर हैं। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस हमें सिखाती है कि फोकस एक ऐसी क्षमता है जिसे ग्रोथ माइंडसेट के साथ विकसित किया जा सकता है। जब आप ये मानते हैं कि आप अपने फोकस को बेहतर बना सकते हैं, तो आप चुनौतियों को सीखने के अवसरों के रूप में देखते हैं, असफलताओं को प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं और दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के लिए यहाँ कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। पहला, चुनौतियों को गले लगाओ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों का स्वागत करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यही वो जगह है जहां वे सबसे ज्यादा सीखते और बढ़ते हैं। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें और उन कार्यों को चुनें जो आपको थोड़ा खींचते हैं। दूसरा, असफलताओं से सीखो। असफलता आपकी पहचान नहीं है, ये केवल एक घटना है। इसे एक संकेत के रूप में देखें कि आपको अपनी रणनीति बदलने या एक नई स्किल सीखने की जरूरत है। हर असफलता एक मूल्यवान सबक है जो आपको सफलता के एक कदम और करीब लाती है। तीसरा, प्रयास को महत्व दें। फिक्स्ड माइंडसेट ये मानता है कि अगर आपको किसी चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो इसका मतलब है कि आप उसमें अच्छे नहीं हैं। ग्रोथ माइंडसेट ये समझता है कि प्रयास ही महारत का मार्ग है। अपनी प्रगति और अपने प्रयासों का जश्न मनाएं, ना कि केवल अंतिम परिणाम का। चौथा, प्रतिक्रिया की तलाश करें। आलोचना से डरने के बजाय उसे सुधार के लिए एक उपहार के रूप में देखें। उन लोगों से प्रतिक्रिया मांगें जिनका आप सम्मान करते हैं और उनकी सलाह का उपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए करें। पांचवा, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय उसे एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखें। यदि वे ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। उनकी यात्रा का अध्ययन करें, उनकी रणनीतियों से सीखें और उनकी सफलता को इस बात के प्रमाण के रूप में उपयोग करें कि क्या संभव है। ये मानसिकता आपको एक सतत सीखने वाला बनाती है। आप ये समझते हैं कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। आप हमेशा अपनी स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये मानसिकता आपको लचीला अर्थात रिजिलिएंट भी बनाती है। जब आप असफलताओं और बाधाओं का सामना करते हैं तो आप हार नहीं मानते। आप जानते हैं कि ये यात्रा का हिस्सा है। आप खुद को उठाते हैं, अपने सबक सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। फोकस की कला केवल एक कार्य को पूरा करने के बारे में नहीं है, ये उस प्रक्रिया में आप कौन बनते हैं इसके बारे में है। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर न केवल आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि आप एक ऐसा जीवन भी बनाते हैं जो सीखने, विकास और अनंत संभावनाओं से भरा हो। ये वो मानसिकता है जो एक साधारण व्यक्ति को एक मास्टर में बदलती है। तो दोस्तों, हमने मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की इस गहन यात्रा को पूरा कर लिया है। हमने सीखा है कि फोकस कोई रहस्यमयी उपहार नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक कौशल है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। यह हमारे दिमाग को एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल करने की कला है, जो हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को एक शक्तिशाली किरण में केंद्रित करती है, जो किसी भी लक्ष्य को भेद सकती है और किसी भी बाधा को जला सकती है। हमने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को पहचाना है, डिजिटल विकर्षणों का डोपामाइन ट्रैप और मल्टीटास्किंग का उत्पादकता नाशक मिथक। हमने उनसे लड़ने के लिए हथियार भी तैयार किए हैं। माइंडफुलनेस और आत्म जागरूकता से अपने मन को प्रशिक्षित करना, डिजिटल डिटॉक्स और सीमाओं के साथ अपने माहौल को नियंत्रित करना और बोरियत को गले लगाकर रचनात्मकता को जगाना। हमने सीखा है कि सच्चा फोकस बिना दिशा के अधूरा है और स्पष्ट मूल्य संरेखित लक्ष्य हमारे ध्यान के लिए एक कंपस के रूप में काम करते हैं।
हमने डीप वर्क की शक्ति की खोज की है, जो हमें सतही व्यस्तता से निकालकर सार्थक सृजन की गहराइयों में ले जाती है। और हमने ये भी समझा है कि ये सब एक ग्रोथ माइंडसेट की नींव पर टिका है। यह विश्वास कि हम हमेशा सीख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और एक बेहतर संस्करण बन सकते हैं। ये किताब हमें केवल अधिक उत्पादक बनने के लिए नहीं कहती, ये हमें एक अधिक उपस्थित, अधिक सचेत और अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए आमंत्रित करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा ध्यान हमारी सबसे कीमती मुद्रा है और हम इसे कहाँ निवेश करते हैं, ये हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। इस ज्ञान को केवल जानकारी के रूप में न रहने दें, इसे अपने जीवन में उतारें, एक्शन लें। आपकी मदद करने के लिए यहां एक अंतिम मूल्यवान अभ्यास है जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। इसे फोकस का 1 घंटा, द आवर ऑफ पावर कहा जा सकता है। फोकस का 1 घंटा, हर दिन अपने लिए बस 1 घंटा निकालें। यह सुबह जल्दी हो सकता है या देर रात में। यह एक ऐसा घंटा होना चाहिए जब आपको कोई परेशान न करे। इस 1 घंटे के दौरान इन 3 नियमों का पालन करें। कोई डिजिटल विकर्षण नहीं, अपना फोन बंद कर दें या उसे दूसरे कमरे में रख दें। कंप्यूटर पर सभी गैर जरूरी टैब और एप्लीकेशन बंद कर दें। केवल एक कार्य, अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता चुनें और केवल उसी एक कार्य पर काम करें। कोई मल्टीटास्किंग नहीं। पूरी उपस्थिति, अपने काम में पूरी तरह से डूब जाएं। अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने शरीर को महसूस करें और अपने मन को केवल उस कार्य पर केंद्रित रखें जो आपके सामने है। अगर आप हर दिन केवल 1 घंटे के लिए भी इस अभ्यास को करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपने जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन देखेंगे। ये 1 घंटा आपके पूरे दिन का सबसे उत्पादक और संतोषजनक घंटा बन जाएगा। ये आपके फोकस की मांसपेशी को प्रशिक्षित करेगा और आपको दिखाएगा कि आप वास्तव में क्या करने में सक्षम हैं। फोकस की कला में महारत हासिल करना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसमें धैर्य, अभ्यास और आत्मकरुणा की आवश्यकता है। लेकिन ये एक ऐसी यात्रा है जो हर कदम पर पुरस्कार देती है। अगर इस वीडियो ने आपको अपने ध्यान को नियंत्रित करने और अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेरित किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यह हमें इस महत्वपूर्ण संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और अगर आप व्यक्तिगत विकास और अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने की इस यात्रा में हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अपने फोकस को बेहतर बनाने के लिए आज से कौन सा एक कदम उठाने वाले हैं। चलिए मिलकर फोकस की कला में महारत हासिल करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।